बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव में सोनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनी के पिता पंकज एक गरीब किसान थे जो अपने खेतों पर खेती किया करते थे। सोनी की माँ एक हाउसवाइफ थी। सोनी की माँ ने सोनी को बचपन से ही अच्छे संस्कार और ईमानदार होने की शिक्षा दी थी। सोनी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। पंकज की खेतों से बहुत कम कमाई हुआ करती थी, जिस वजह से वो सोनी को एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। सोनी की माँ माला सोनी की बहुत देखभाल किया करती थी। पंकज दिन रात खेती करता और जितना भी कमा पाता उससे अपनी बेटी सोनी को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन, माँ आपको याद होगा ना, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आ रहा है और देखो आज मेरे स्कूल की छुट्टी भी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम मेरे जन्मदिन की शॉपिंग करने चलते हैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर पंकज अपने काम पर चला जाता है। यहाँ घर पर माला सोनी के जन्मदिन के लिए घर की साफ सफाई करने लगती है। सोनी का परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए वो सोनी की सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते थे। शाम के समय सोनी के पिता घर पर वापस आ जाते हैं। कहाँ हो सोनी की माँ, मैं घर पर आ गया हूँ। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सभी शॉपिंग करने चलते हैं। सोनी अपने पिता की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सभी लोग मिलकर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। सोनी के पिताजी सोनी के जन्मदिन के लिए कुछ सजावट का सामान ले लेते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, परंतु सोनी जैसे तैसे बच जाती है और उसके माता पिता की वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। सोनी बेहोश हो गई थी। ये सब देखकर आसपास के लोग सोनी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और सोनी थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाती है। अब सोनी के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सोनी की बुआ सोनी को अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी देख रेख कर सकें। सोनी की बुआ जी की अभी अभी शादी हुई थी। सोनी की बुआ खुशबू अब सोनी को अपने घर ले जाती है, तो उसकी सास उससे कहती है, करमचली, ये तू किसको उठा कर ले आई है? जी ये मेरे भाई की लड़की है और मेरे भैया भाभी का कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ये बेचारी अनाथ हो गई है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई माँ जी। क्यों? क्या हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू उसे यहाँ पर उठा कर ले आई है? एक तो हम तुझे पाल रहे हैं, ऊपर से तेरे पूरे परिवार को भी पाले क्या? देख, चुपचाप जहाँ से इसे लेकर आई है वहीं छोड़कर आ जा, नहीं तो तू भी इस घर से बाहर निकल जा। अपनी सास की इतनी खरी खोटी बातें सुनने के बाद खुशबू वहाँ से सोनी के साथ बाहर निकल जाती है। खुशबू सोनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सोनी अभी केवल 6 वर्ष की ही थी। खुशबू जंगल में ही एक झोपड़ी में सोनी के साथ रहने लगती है और जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करती है, जिससे वो अपना और सोनी का गुजारा कर लिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनी के फूफा खुशबू को लेने के लिए आते हैं। देखो खुशबू, तुम्हें इस तरह से माँ की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए था। चलो अब घर वापस चलो। देखो जी, मैं तो घर वापस चलने को तैयार हूँ, परंतु मैं सोनी को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आ गई हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। देखो खुशबू, तुम पागल हो गई हो। इस झोपड़ी में सिर्फ तुम ही रह सकती हो। अगर तुम्हें घर वापस नहीं आना है तो ठीक है,
मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। खुशबू अपने पति की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और वो सोनी को वहाँ पर अकेला छोड़कर अपने पति के साथ वापस चली जाती है। सोनी बेचारी अब अकेली रह जाती है। कुछ दिन तो सोनी जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेती है, परंतु वो बेचारी अकेली कब तक रहती। सोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जंगल में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक झरने के पास पहुंच जाती है। झरना देखकर सोनी के मन में मरने का ख्याल आता है और वो झरने में कूद जाती है। पानी का बहाव बहुत तेज था, जो सोनी को बहाकर आगे की तरफ ले जा रहा था और सोनी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। सोनी को यूँ डूबता देख आसमान से एक परी देख रही थी। तभी वो सोनी को बचा लेती है और उसे पानी से बाहर ले आती है। अरे क्या हुआ प्यारी बच्ची तुम्हें? तुम इस झरने में कैसे गिर गई? वो दरअसल बात ये है कि मैं इस पे गिरी नहीं थी, मैं इस पे कूदकर अपनी जान दे रही थी। इतना कहकर सोनी जोर जोर से रोने लगती है। अरे सोनी, तुम इतनी छोटी हो और फिर भी अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में मेरी माँ बाप की मृत्यु हो गई और अब मेरी बुआ भी मुझे छोड़कर चली गई है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरी जान निकल रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मैं अपनी जान दे दूं। सोनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद परी सोनी को अपने जादू से एक सुंदर सा मोर पंख का गाउन पहना देती है, जिसमें सोनी बिल्कुल परी की तरह दिखाई देती है। फिर परी सोनी को अपने साथ परी लोग ले जाती है और उसे वहाँ पर रहने के लिए घर देती है। परी सोनी को पढ़ाने के लिए उसको एक टीचर के पास छोड़ देती है, जहाँ पर सोनी अच्छे से शिक्षा लेती है। कुछ सालों में ही सोनी की शिक्षा खत्म हो जाती है और वो परी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से सोनी को एक परी बना देती है और उसको एक जादुई छड़ी भी दे देती है। अब सोनी परी भी बाकी सभी परियों के साथ सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। माँ, मुझे इस पुलिया में नहीं रहना, प्लीज चलो ना माँ, अपने घर चलते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ गरीब को? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं अपनी बेटियों को पेट भर खाना भी खिला सकूं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। ममता एक गरीब तबके की औरत है। कुछ समय पहले वो एक झुग्गी के कच्चे मकान में रहती थी, जिसका महीना भाड़ा 1000 रुपए था। मगर ममता के पास इतने पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण एक दिन वो छत भी उन गरीब माँ और उसकी तीनों बेटियों के सर से छीन गई और वो ठंड में घूमते हुए पाइपलाइन के पास आ पहुँची, जो कि अब उनका घर बन चुका था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है और ये पाइपलाइन दोनों तरफ से खुली हुई है। लगता है आज तो ठंड में हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहते काजल, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अपनी तीनों बेटियों को ठंड से बचाने के लिए ममता पाइपलाइन से बाहर आती है, जहाँ उसे लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। ममता पाइपलाइन के खुले हुए मुंह को उससे ढक देती है। वो कभी अपने फटे हुए आंचल से उन्हें ढकती तो कभी उनके हाथ मलती है। थोड़ी गर्माहट मिलने पर
तीनों गरीब बेटियां सो जाती हैं। इस वक्त ये तीनों सो रही हैं। तब तक मैं कुछ खाने को देखती हूँ। पिछले कई दिनों से भूखी है मेरी बेटियाँ। ममता की इन बातों में उसकी गरीबी की झलक उभर आई थी। उस गरीब माँ के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई शॉल स्वेटर थी और ना ही पैरों में चप्पल। पूरी सड़क पर बर्फ की सिल्ली बिछी हुई थी, जिस पर चलकर उस बेचारी के पाँव जमते जा रहे थे। ठंड उसके तलवे से चेहरे पर चढ़ चुकी थी। इतनी ठंड में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, मगर मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। कुछ दूर चलने पर उस गरीब माँ के लड़खड़ाते हुए कदम खाने के एक ठेले पर ठहर जाते हैं। अरे लो भैया, उठाओ सर्दियों में गर्मा गर्म अंडा भुर्जी का स्वाद। अरे कहो बहन जी, कितने प्लेट अंडा भुर्जी कर दूं? 3 प्लेट अंडा भुर्जी कर दो भैया। चलो फिर झट से 150 रुपए निकालो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गंगू उस गरीब माँ को सर से पाँव तक घूर कर देखता है। अरे तेरे बाप का ठेला है क्या, जो फ्री फोकट में अंडा भुर्जी ठूसने को चाहिए? चल फुट यहाँ से। ठेले वाले की भगाने पर वो गरीब माँ आगे बढ़ जाती है। वो सभी से मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तू देख रहा है ना भगवान, आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। यहाँ कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरा पति छीन लिया, फिर बेघर कर दिया और अब दाने दाने का मोहताज कर दिया। इससे अच्छा तो तू मुझ गरीब को ही उठा ले। अपनी गरीबी पर रोते हुए ममता सड़क पर बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास रुकती है। तभी विक्रम नाम का एक आदमी उसे एक शॉल और कुछ खाने का सामान देकर कहता है, ये लो बहन, ये शॉल ओढ़ लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुझे जल्दी से खाना लेकर अपनी बच्चियों के पास पहुंचना होगा। बेचारी गरीब माँ बिना वक्त गवाए अपनी बेटियों के पास आने के लिए बढ़ने लगती है। तभी सड़क के किनारे उसे एक बीमार बूढ़ी औरत थरथराती हुई नजर आती है। बचाओ बेटी, मेरी मदद करो। बुढ़िया माँ की हालत तो बहुत ही गंभीर है। मैं ये शॉल उन्हें उड़ा देती हूँ। ममता बिना अपनी परवाह किए उस बुढ़िया को शॉल उड़ा देती है। तभी वो बुढ़िया खाना छीनकर खाने लगती है। अब क्या करूँ, खाना तो अम्मा ने ले लिया। लगता है ये बहुत भूखी थी। आज भी मुझे और मेरी गरीब बेटियों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हताश होकर ममता ऐसा सोच ही रही थी। तभी वो बुढ़िया बोली, बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। आज से तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। ममता बुढ़िया की बात पर खास ध्यान न देकर पाइपलाइन पर लौट आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। अपनी गरीब माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर अचानक काजल का मुंह खुल जाता है, जिसमें से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलने लगती है, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसी जादूगरी है? काजल दीदी, ये तुमने कैसे किया? हमें भी ये जादू सिखाओ ना। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। इस खाने की थाली से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो ना खाना खाते हैं। आप भी खाओ ना माँ, आज तो खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी कि आपको मन मारना पड़े। 10 साल की मिस्टी की ये बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल भर आता है। फिर सभी साथ मिलकर उस अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं। तभी रात का अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तभी हाथ पांव मलते हुए मिस्टी बोलती है, आज कितने दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी पेट भरकर। काश ऐसा भी कोई जादू होता
कि सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े और कंबल मिल जाते तो हम मजे से सोते। जैसे ही मिस्टी ये इच्छा बताती है कि एक सुनहरी रोशनी मिस्टी के इर्द गिर्द नाचने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर शॉल, स्वेटर और एक बड़ा सा कंबल बाहर आ जाता है। ये कैसी लीला है? अचानक मुझ गरीब की बेटियों में ये जादू कहाँ से जाग गया? अचानक ममता को उस बुढ़िया की कही हुई बात याद आ जाती है। इसका मतलब इस जादू की असल जड़ उस बूढ़ी अम्मा के कहे शब्द थे। माँ किस सोच में पड़ गई? चलो ना सोते हैं। अपनी जादुई बेटियों के कारण कई रातों के बाद गरीब ममता को चैन की नींद नसीब होती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और जब कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होती तो वो अपनी जादुई बेटी को बोलती। फिर एक दिन, माँ जैसा कि आपकी दोनों बेटियाँ जादुई हैं, मगर हमारे अंदर सिर्फ कपड़े और खाने का जादू है। काश कि एक अनोखा जादू भी होता कि हमारे अंदर पैसे या घर बनाने का जादू होता तो हमें इस पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ता। माँ हाँ माँ, इस पाइपलाइन में रहकर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर रात हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। काश कि हमारे पास भी एक घर होता। अपनी दोनों जादुई बेटियों की आंखों में जगी अपने घर की आस ममता की आंखों में खटकने लगती है और वो कहती है, जब मेरी दो बेटियां जादुई वरदान से भरी हैं, तो जिया में भी कोई जादू जरूर होगा। एक गरीब की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब जिया में घर बनाने का जादू है। ममता के इतना कहते ही उसकी तीसरी बेटी के दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं और उसकी जुबान से शब्द निकलता है, इसी पर ये पाइपलाइन एक सुंदर से घर में ढल जाए। जिया के ऐसा कहते ही पाइपलाइन गायब हो जाती है और एक सुंदर सा बड़ा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच ये सुंदर घर मेरी नन्ही हाथों ने बनाया है? हाँ हाँ मेरी छुटकी, ये तेरा ही जादू है। चलिए माँ, अंदर चलकर देखते हैं आपकी सबसे छोटी बेटी के हाथों की रचना। इसके बाद वो गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ उस घर में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थीं। उस घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिस पर फल लगे हुए थे, जिसके डाल पर बैठी चिड़िया उनका स्वागत कर रही होती हैं। एक बड़ी सी रसोई उनकी राह देख रही थी। वो पल उस गरीब माँ और उसकी जादुई बेटियों के लिए किसी ख्वाब के जैसा था। देखो माँ, अब हमारे सर पर चढ़ा गरीबी का सूरज ढल गया है और एक नई जिंदगी हमारे सामने है, जहाँ रात की चिंता नहीं। हमने अपनी खुशियाँ खोज ली माँ, अब हम गरीब नहीं रहे। ये सुनकर गरीब ममता रोते हुए अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर बोलती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों इस गरीब माँ का शरण स्थान बन जाओगी। उस दिन के बाद से वो गरीब माँ अपनी तीनों जादुई बेटियों के साथ उस सुंदर से घर में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगती है और साथ ही गरीब लाचार लोगों की बढ़ चढ़कर मदद भी करती है, क्योंकि उसने और उसकी गरीब बेटियों ने वक्त की बेवक्त मार झेली थी। बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वो सभी लोग रहते थे। आकाश की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। आकाश की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। आकाश की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी, जिसमें हमेशा बहुत ही भीड़ रहती थी।
आकाश अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। आकाश की पत्नी प्रमीला बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति आकाश की फैक्ट्री में मदद भी किया करती थी। आकाश की बेटी सुरभि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की ही थी। सुरभि भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह प्रमीला घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी आप टेबल पर बैठिए, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। प्रमीला टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसकी बेटी सुरभि भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। गुड मॉर्निंग डैडी एंड गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में चीज सैंडविच बनाई है और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह वो तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सुरभि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। फिर प्रमीला भी घर के सारे काम खत्म करके आकाश की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब सुरभि स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को जब प्रमीला और आकाश दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आकाश की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग आकाश को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं। जब पड़ोस के लोग सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुरभि घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला सुरभि को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक सुरभि अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन सुरभि को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन सुरभि सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि सुरभि अभी बहुत छोटी थी इसलिए सुरभि को बिजनेस करना नहीं आता था, तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम प्रकाश था वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में सुरभि की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब सुरभि बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है, तो वो अपने अंकल प्रकाश से कहती है, अंकल आपने मेरे बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के बिजनेस को खुद ही संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता आकाश और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया था और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो।
अरे अंकल, आप ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। देख सुरभि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे ये हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास फैक्ट्री के हिस्सेदार होने का कोई भी सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। प्रकाश एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर सुरभि को दिखाता है, परंतु सुरभि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर्स नकली हैं। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। प्रकाश डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाती है। अब प्रकाश इन सब का बदला सुरभि से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो सुरभि से बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन सुरभि अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी प्रकाश मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह सुरभि आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। सुरभि अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और अपने घर वापस चली जाती है। सुरभि अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन सुरभि सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान ही दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो सुरभि, फिर तुम ये कायरों वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से हार मान जाओ। आपको तो सब कुछ पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में मैं किसके सहारे जीऊं? यहाँ कदम कदम पर धोखेबाज लोग रहते हैं। सुरभि, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? सुरभि, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो वापस नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। सुरभि उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। सुरभि जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। सुरभि उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है। सुरभि बेटी, तुम्हारे इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, साथ ही साथ ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे कपड़े देगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें देगा। ये सुन और देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है।
उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर सुरभि बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। लखीमपुर गांव में दो सगी बहनें रोहिणी और दिव्या अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। रोहिणी दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी और दिव्या थोड़ी सी काली थी, लेकिन चाची को गोरा रंग बहुत पसंद आता था, इसलिए वो रोहिणी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन चाची कहती है, रोहिणी, ओ रोहिणी, बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ एक शानदार पार्टी में जाने वाली हो। फिर उसके बाद हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए मॉल में भी चलेंगे। तभी दिव्या अपनी चाची से कहती है, मुझे भी ले चलिए चाची जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जबकि रोहिणी के पास तो 100 जोड़ी कपड़े हैं। प्लीज चाची जी, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। तभी दिव्या की चाची गुस्से में दिव्या से कहती है, देख दिव्या, मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हूँ। लोग तेरी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तेरा कलर तो कौवे से भी ज्यादा काला है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। चल अब चुपचाप जा यहाँ से। चाची की ये कड़वी बात सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए दिव्या घर से बाहर जाकर चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाती है और वो मन ही मन अपनी चाची की कही हुई बातों को सोचती रहती है कि तभी गांव की कुछ लड़कियां दिव्या को देखती हैं और उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, कल्लू परी बैठी हुई है। इस कल्लू परी को देखकर तो बादल भी आसमान में छुप जाए, उसे भी शर्म आ जाएगी। तभी गांव की दूसरी लड़की दिव्या से कहती है, हाँ, इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा, घर में ही बैठी रहेगी ऐसी की ऐसी। इतनी काली कलूटी है, भला इतनी काली कलूटी लड़की से कौन शादी करेगा। उसी गांव में पुनीत नाम का एक लड़का रहता था और वो दिव्या का कभी भी मजाक नहीं उड़ाता था। दिव्या उसे बहुत पसंद किया करती थी। जब भी वो पुनीत के साथ रहती तो वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर एक दिन दिव्या अपने मन ही मन में सोचती है कि वो जब भी पुनीत से मिलेगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है और फिर वो उससे शादी भी कर लेगी। ऐसे ही सोचते सोचते काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दिव्या जब पुनीत से मिलती है तो वो उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहती है, पुनीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन क्यों शादी नहीं कर सकती? क्योंकि मैं सांवली हूँ। नहीं दिव्या, ये कोई बात नहीं है। मेरा बचपन से ही एक ख्वाब था कि मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी करूं और तुम तो बहुत ज्यादा काली हो। ये सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहीं पुनीत उसका दिल तोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर दिव्या रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और एक बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही होती है, जो कि परी लोग जा रही थी। तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ जाती है, इसलिए वो दिव्या के पास आ जाती है और दिव्या से कहती है, अरे क्या हुआ दिव्या बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैं सिंड्रेला परी हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ बेटा। सिंड्रेला परी जी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। आज तो पुनीत ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी चाची और मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हैं
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ। ऐसा नहीं है दिव्या, काले लोग तो दिल से बहुत अच्छे होते हैं बेटी। बेटी दिव्या, मैं तुम्हें एक जादुई बर्फ का लहंगा देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, अगर इसका इस्तेमाल तुमने लालच के लिए किया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर सिंड्रेला परी दिव्या को जादुई बर्फ का लहंगा देकर वापस अपने परी लोग चली जाती है। दिव्या जब वापस अपने घर आती है तो वो सिंड्रेला परी का दिया हुआ जादुई बर्फ के लहंगे को पहन लेती है। बर्फ का लहंगा पहनते ही दिव्या बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं तो गोरी भी हो गई हूँ। तभी वहाँ पर रोहिणी भी आ जाती है और गुस्से में दिव्या से कहती है, क्यों रे दिव्या, तू इतनी सुंदर और इतनी गोरी कैसे हो गई है? लगता है तूने कोई काला जादू तो नहीं करवा लिया? ये सुनकर दिव्या सिंड्रेला परी की सारी बात रोहिणी को बता देती है। तभी वहाँ पर दिव्या की चाची भी आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं। फिर वो कहती हैं, रोहिणी बेटी, ये बर्फ का लहंगा इस लड़की से छीन लो। ये तू जल्दी से पहन ले और इसे पहनते ही तू दिव्या से भी ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल राजकुमारी के जैसी हो जाएगी। फिर तू किसी भी सुंदर से राजकुमार से शादी कर लेना। तभी चाची वो बर्फ का लहंगा दिव्या से छीन लेती हैं और उसे रोहिणी को दे देती हैं। उसके बाद रोहिणी जैसे ही उस बर्फ के लहंगे को पहन लेती है तो अचानक से जादू होता है और वो एकदम काली और बदसूरत चुड़ैल के जैसी दिखने लगती है। खुद को ऐसा देखकर रोहिणी गुस्से में अपनी चाची को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, लालची औरत, तेरे कारण ही मेरा ऐसा हाल हुआ है। अगर तूने लालच में आकर ये बर्फ का लहंगा दिव्या से छीनकर मुझे नहीं दिया होता तो मैं इस तरीके से काली और बदसूरत ना दिखती। रोहिणी का थप्पड़ खाने के बाद चाची को बहुत ज्यादा दुख होता है और फिर वो दुखी होकर रोहिणी से कहती है, बेटी, मैंने तुझे इतना लाड प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज तूने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। अपनी चाची जैसी माँ पर तूने हाथ उठाया बेटा। तभी चाची जी दिव्या के पास जाकर उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो दिव्या बेटी, मैंने आज तक तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं चाची जी, आप तो मेरी माँ की जैसी हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर चाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दिव्या कहती है, चाची जी, रोहिणी को भी माफ कर दीजिए, वो तो मेरी प्यारी सी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब बातें रोहिणी भी सुन रही होती है और फिर वो दिव्या से कहती है, दिव्या, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया और आज तुम चाची जी से मुझे माफ करने के लिए कह रही हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। इतने में वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और फिर वो कहती है, रोहिणी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसके लिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करती हूँ और वापस से तुम्हें पहले जैसा कर देती हूँ। फिर सिंड्रेला परी एक जादू करती है और रोहिणी वापस से पहले जैसी हो जाती है। इतना करके सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों आपस में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन पुनीत दिव्या से मिलने के लिए आता है और वो डायरेक्ट दिव्या को वहीं पर प्रपोज कर देता है। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पुनीत की ऐसी बात सुनने के बाद में दिव्या उससे कहती है, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ,
क्योंकि अब मेरा रंग रूप तुमसे बहुत ज्यादा साफ हो गया है। मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, है ना पुनीत? ये सुनकर पुनीत को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दो राजकुमार भाई दोनों बहनों से मिलने के लिए आते हैं। तभी पहला राजकुमार कहता है, दिव्या, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम दिल की साफ और बहुत अच्छी लड़की हो और जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी दूसरा राजकुमार रोहिणी के पास जाकर उससे कहता है, रोहिणी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? फिर वो दोनों बहनें खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाती हैं और फिर उन दोनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। इस तरह वो अपने महल में बहुत ही खुशी से रहने लगती हैं। हाँ तो बताओ बच्चों, एक इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या नाम है? कविता मैम इस सरकारी स्कूल की बायोलॉजी टीचर हैं। उसने जो सवाल पूछा था सारे बच्चे उसका जवाब याद करने में लग गए। तभी उनकी नजर क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी एक बच्ची पर पड़ी जो अपना सर खुजला रही थी और उसने काफी देर बाद आंसर बताने के लिए अपना हाथ उठाया। अरे वाह सिंड्रेला, तुम्हें आंसर पता है? जी हाँ मैडम। तो बताओ फिर। मैडम जी, वो हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे ज्यादा लंबी होती है। अरे वाह, शाबाश। और उसे क्या कहते हैं? मैडम जी, उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड सिंड्रेला। सारे बच्चे सोचते रह गए और तुमने सर खुजलाकर एकदम सही जवाब दे दिया। कविता मैम की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे हंसने लगे और उनकी हंसी सुनकर सिंड्रेला उदास हो गई। कविता मैम को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे हंसने लगे और सिंड्रेला मायूस हो गई। फिर अगले दिन, बच्चों, आज का सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बच्चे फिर से जवाब याद करने की कोशिश करने लगे कि तभी सिंड्रेला ने सर खुजलाते हुए हाथ खड़ा किया। अरे वाह सिंड्रेला, फिर से शाबाश। बताओ उत्तर क्या है? मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड सिंड्रेला, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। कविता मैम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। पर तभी किसी शरारती बच्ची ने कहा, हाँ, इसका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि इसकी सर में जुए भी तो उतनी ही तेजी से दौड़ती है। उस बच्चे की बात सुनकर फिर से क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। अब की बार कविता मैम ने भी ये बात सुन ली थी। उन्होंने उस शरारती बच्ची को बहुत डांट लगाई और फिर उन्होंने सिंड्रेला की तरफ देखा जो लगातार रोए जा रही थी। तो उन्होंने जाकर उसे समझाकर चुप करा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल में परीक्षाएं हुई, लेकिन सिंड्रेला जो क्लास में सारे सवालों के जवाब सही देती थी, वो 100 में सिर्फ 40 नंबर ही ला पाई। उसके नंबरों को देखकर कविता मैम हैरान थी। तो उन्होंने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और पूछा, सिंड्रेला, ये क्या है बच्ची? तुम्हें तो हर सवाल का जवाब पता होता था, फिर परीक्षा में क्या हुआ? इतने कम नंबर? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम रो मत, मुझे बताओ क्या दिक्कत है? तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? मैडम जी, पढ़ाई तो बहुत की थी, मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन क्या?
मैडम, ये जुए मुझे पढ़ने नहीं देती। मेरे सर में बहुत सारी जुए हैं, इसी वजह से मैं सारा दिन अपना सर खुजलाते रहती हूँ। और इन जुओं की वजह से ही कोई बच्चा मुझसे बात नहीं करता और न ही कोई मेरे साथ बैठता है। सारा दिन वो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। सिंड्रेला की बात सुनकर कविता मैम ने पहली बार उसके सर को ध्यान से देखा तो उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई सिंड्रेला के सर में बहुत सारी जुएं हैं और साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और हाँ, कल अपने मम्मी पापा को अपने साथ यहाँ स्कूल लेकर आना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन सिंड्रेला अपने माता पिता को स्कूल लेकर आई। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। मैंने आप दोनों को सिंड्रेला के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। देखिए, आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बस जैसे तैसे पास ही हो रही है। जी हाँ मैडम जी, सिंड्रेला ने बताया हमें। वो बेचारी अपने सर के जुओं से बहुत परेशान है। सिंड्रेला ने हमें बताया था कि वो सारा वक्त अपने सर में खुजली करती रह गई और उतने में पेपर का समय पूरा हो गया, जबकि उसे सब कुछ आता था, पर फिर भी वो सब कुछ नहीं लिख पाई। हाँ, तो यही बात तो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ कि सिंड्रेला को अपने सर की सफाई रखनी चाहिए और आप दोनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है। वो अपना सर हमेशा साफ रखती है, रोज नहाती भी है, पर जुएं उसके सर से जाती ही नहीं। उसकी इस बीमारी से तो हम बहुत परेशान हैं। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कई बार गंदगी की वजह से भी सर में जुएं पड़ जाती हैं और कई बार कुछ और कारणों से भी ऐसा हो सकता है। मैडम, हमने इसका इलाज कराने की भी कोशिश की। वो एक डॉक्टर थे, डरला मटोजी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर क्या हुआ? उनकी फीस और इलाज बहुत महंगा था, तो हम उनके पास जा नहीं पाए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं ये पता लिख कर दे रही हूँ, आप उन डॉक्टर से मिल लीजिए। ये भी डरला मटोजी है? हाँ हाँ, ये भी वही है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर मैडम जी, इनकी फीस। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे पति हैं, आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। कविता मैम की बात सुनकर सिंड्रेला की माता पिता को बड़ी राहत मिली। अगले ही दिन वो सिंड्रेला को डॉक्टर विजय के पास ले गए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा, तो आप सिंड्रेला के माता पिता हैं और तुम सिंड्रेला होगी, है ना? जी सर। आओ भाई सिंड्रेला, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। देखिए तुम्हारे सर की हालत कैसी है। डॉक्टर विजय ने सिंड्रेला का सर पकड़ा और उसे अच्छे से देखा, फिर बोले, देखिए, ये गंदगी की वजह से नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है। ये जुएं आम शैम्पू या घरेलू नुस्खों से नहीं जाएंगे। तो फिर डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ दवाई और लोशन लिखकर दे रहा हूँ, बाहर स्टोर से ले लीजिए। और हाँ, उन्हें कह देना कि मैंने भेजा है, तो वो आपसे पैसे कम लेंगे। डॉक्टर विजय और कविता मैम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सिंड्रेला और उसके घर वालों की बहुत मदद की थी। अब सिंड्रेला वक्त पर विजय की लिखी हुई दवाइयाँ खाती और सर में लोशन भी लगाती। कुछ दिन बाद उसके सर से जुएं जड़ से गायब हो गयी। और फिर कई दिनों के बाद, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सिंड्रेला, कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
हाँ जी मैडम जी, और देखिए ना, अब मेरे सर में एक भी जू नहीं है। डॉक्टर साहब ने और उनकी दवाइयों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर हस्बैंड किसके हैं? कविता मैम की बात सुनकर सिंड्रेला जोर जोर से हंसने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में फिर से परीक्षाएं थीं। इस बार सिंड्रेला ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से दिया। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सिंड्रेला पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। और इस बार क्लास में फर्स्ट आई है सिंड्रेला, पूरे 98% मार्क्स के साथ। स्कूल के सभी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और स्कूल का बाकी स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। और ये देखकर सिंड्रेला के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और खुद सिंड्रेला भी खुशी से रोने लगी। शायद उसके माता पिता के साथ साथ उसने भी खुद से सारी उम्मीदें तोड़ ली थी, जो अब पूरी होते दिख रही थी। ये सब आपकी और डॉक्टर साहब की वजह से ही हो पाया है मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बहन जी, आपकी बच्ची तो शुरू से ही होशियार थी, बस उसे थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सिंड्रेला अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करेगी। हाँ मैडम जी, मैंने तो सोच भी लिया, मैं अपनी सिंड्रेला को एक डरला मटोजी बनाऊंगी। हाँ। अरे मम्मी, डरला मटोजी नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट। सिंड्रेला की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। कविता मैम भी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कोशिश से एक बच्ची की जिंदगी संवर गई थी और उसके सपनों को पंख मिल चुके थे। रतनपुर गांव में वीरेंद्र अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बेटियों गौरी और पूजा के साथ रहता था। वीरेंद्र गांव में मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। 2 बेटियां होने के बाद अनुराधा अब तीसरी बार गर्भवती थी। वीरेंद्र और अनुराधा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। अनुराधा, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा। देख लेना, तुम्हें लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी। तो वहीं अनुराधा की जेठानी महेश्वरी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक की, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। न जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है, जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है, और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3-3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। उधर अनुराधा की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनुराधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अरे पूजा, तू भागकर जल्दी से जा और खेत से बापू को बुलाकर ले आ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अखिलेश आ जाता है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यही रुको, हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो महेश्वरी, जल्दी से अनुराधा को गाड़ी में बैठाओ और वीरेंद्र को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से वीरेंद्र को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच में एक घना जंगल था। अखिलेश उस गाड़ी को उस जंगल की तरफ मोड़ लेता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे।
अखिलेश पहले वीरेंद्र को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर उसे चाकू मार देता है, जिससे वीरेंद्र वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद महेश्वरी अनुराधा की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद महेश्वरी अनुराधा का गला घोटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी जंगल में लकड़ियां लेने आता है, जहां वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में वीरेंद्र और अनुराधा की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबूजी, ये आपको क्या हो गया? अब हम दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें बहुत रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद दोनों को लोगों ने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर ही अपना पेट भरती थी। एक रोज पूजा गौरी से कहती है, दीदी, हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिला देते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख गौरी को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती हैं। फिर उन मोर पंखों को सिलकर वो दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में अखिलेश और महेश्वरी उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो मानव रखते हैं, बड़े ही मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गयी, तो वहीं शहर में मानव भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर गौरी और पूजा के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे। पूजा, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर वो दोनों बहनें फिर से जंगल से मोर पंख लेने के लिए जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें कहीं भी मोर पंख नहीं मिलता, जिससे वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और उदास होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती हैं। ये क्या दीदी, आज तो यहाँ एक भी मोर पंख नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें? हाँ बहन, अब हम शहर कैसे जाएंगे? हमारे सारे कपड़े तो फट गए हैं, हम क्या पहनेंगे अब? वो दोनों वहाँ बैठी सोच ही रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं, लेकिन परी बोली, अरे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, और वो सारे मोर पंख जो तुम दोनों लेकर जाती थी, वो मैं ही यहाँ पर रखती थी। लेकिन मैंने आज इसलिए मोर पंख नहीं रखे क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की कहानी क्या है और तुम दोनों इतनी अकेली और उदास क्यों रहती हो। सिंड्रेला परी जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए क्योंकि किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन था, और तब से हम दोनों बहनें किसी तरह जंगल से फल तोड़कर खाती हैं और अपना पेट पाल रही हैं। लेकिन अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों अब शहर जा रही हैं, जिस वजह से हमें मोर पंख से अपने लिए नए कपड़े बनाने हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब तुम मेरा कमाल देखो। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों बहनों के लिए 2 सुंदर से मोर पंख वाले लहंगे प्रकट कर देती है। ये लो बेटा, ये दोनों जादुई मोर पंख वाले लहंगे हैं। क्योंकि ये जादुई हैं,
तो ये तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और जादुई 2 मोर पंख वाले लहंगे लेकर अपने घर आ जाती हैं। फिर वो उस मोर पंख के लहंगे को पहनकर देखती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले गौरी को एक सपना आया जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। गौरी मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। अनुराधा ने गौरी को मानव की झलक भी दिखाई ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर गौरी झट से नींद से जाग गई और उसने अपनी बहन पूजा को वो सारी बात बताई। हाँ दीदी, मेरे सपने में भी बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कि ये सिंड्रेला परी के जादुई मोर पंख के लहंगे की वजह से ही हुआ है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। परी ने तो यही कहा था। उधर मानव को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने मानव को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। अरे ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो, अभी मुझे इस समय अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब मैं ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके बाद मानव बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उन नोटों से गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गयी। मोर पंख का लहंगा पहनकर वो दोनों सड़क पर जा रही थीं, लेकिन उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे। फिर मानव अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से 2 वड़ा पाव चुराया और तेजी से भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई। जजेस मानव को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची, तो जजेस उनकी मोर पंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। असली मोर के पंखों से बना हुआ लहंगा। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 30 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। गौरी और पूजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी मानव वहाँ पर आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो मेरे सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी उससे ही देखा था। मानव भी उन दोनों को पहचान गया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाप थे और ये दोनों मेरी बहनें हैं। भाई बहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर मानव अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों बहनें मानव को सारी बात बताती हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर मानव उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहां उन्होंने अखिलेश और महेश्वरी को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ महेश्वरी, आज तक मानव को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हमने ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मानव अपने मोबाइल फोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद अखिलेश और महेश्वरी को फांसी की सजा मिल जाती है। अब गौरी और पूजा भी
अपने भाई मानव के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों बहुत अमीर हो गए और हंसी खुशी से एक साथ जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।